जब मैंने इस व्हाट इज़ लव पे रिसर्च किया तो उससे ये निकल के आया कि डिक्शनरी में इससे डिफाइन किया जाता है एन इंटेंस फीलिंग ऑफ अफेक्शन. व्हेन आई वेंट डीपर इनटू दिस there was a part for Greek philosophers how they defined it. So Greek philosophers have defined love in 6 types. First is the familial love, that is your love for the family. The other one is your love for your friends, that is your platonic love. Then comes romantic love, that is eros. Then comes self-love, that is the love you have for yourself. Then is the love for your guest, hospitality, which is so common in India. And then the last one is the love for mankind, that is agape, is divine love, that is loving everyone without expecting anything in return, just how God loves everyone and doesn't expect out of बेसिकली anyone. सेल्फलेसली you're talking about. Selflessly, yes. हम एक एक करके सबको टच करते हैं आज के सेशन में. सबसे पहले आपने बात किया फैमिली का जो लव होता है आपस में, फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है. तो व्हाट इज दिस फैमिली लव दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? क्या वो प्योरली बायोलॉजिकल होता है या फिर कुछ और है, बायोलॉजी से ऊपर भी कुछ है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बायोलॉजिकली भी है, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी है और साइकोलॉजिकल भी. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. जब दो लोग मिलते हैं तो दे हैव टू रिप्रोड्यूस. फॉर दैट देयर इज दिस ड्राइव व्हिच वाज गिवन टू अस प्रीवियसली ओनली. इट्स लाइक हंगर, थर्स्ट. पीपल डू इट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. नाउ दैट्स evolutionary perspective is there because द टेंडेंसी कि बच्चा अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहता है और माँ बाप का भी ये रहता है कि वो मेरा बच्चा है तो मुझे उसके लिए करना ही है. एक माँ अपने बच्चे को जिस तरीके से रखती है वो शायद अपने पति के साथ भी वैसे ना रहे. बच्चा गलती कर रहा है, कोई बात नहीं है, वो मेरा बच्चा है. तो वो एक इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ही है ताकि जनरेशन्स बचती रहें. इसके अलावा थर्ड पर्सपेक्टिव ये है साइकोलॉजिकल. एक कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट होता है, एक सोशल कॉम्पोनेंट है इसमें कि हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हमारे पास कोई है, हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमसे भी प्यार करता है, कोई है जो हमारे पास रहेगा. एक सोसाइटी में भी फैमिली एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो वो चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लिए कि उसके पास एक फैमिली हो ताकि उसका सपोर्ट सिस्टम रहे. तो ये सारी चीज़ें मिला करके वो जो प्यार है वो बना रहता है, या वो प्यार होने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी यही है. क्या हम ये कह सकते हैं कि फैमिली का मतलब ये हो गया कि वो जो पर्सन है, चाहे फिर वो हमारा अपना बच्चा हो चाहे वो अडॉप्टेड चाइल्ड हो, वो हमारी मैं की डेफिनेशन में इंक्लूड हो गया है? बिकॉज माँ के लिए आई एम नॉट श्योर कि वो माँ ये कहती है कि ये मेरा बच्चा है. कहने के लिए माँ कहती है कि ये मेरा बच्चा है, बट एक्चुअल में डीप विद इन वो उसी का अपना एक्सटेंशन है. माँ उस बच्चे को इस तरीके से नहीं देखती कि मैं और मेरा बच्चा. शी लुक्स एट हर चाइल्ड एज मी. Because it's actually a biological part of बायोलॉजिकली इट इज़ ट्रू कि बायोलॉजिकली एक्चुअल में बच्चा उन्हीं का एक्सटेंशन है. अगर डीएनए वाइज देखा जाए, सेल्यूलर लेवल पे देखा जाए, या जिस भी तरीके से देखा जाए, हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकली इट इज़ ट्रू कि वो एक्चुअल में उसी माँ का पार्ट है. जैसे हमारा एक बॉडी पार्ट होता है तो उससे हमको प्यार थोड़ी करना पड़ता है, अपने हाथ से प्यार थोड़ी ना है. अगर किसी को चॉइस मिलेगी भाई अपने दोनों हाथों में से एक को काटना है, एक को रखना है, तो आदमी क्या कहेगा? आदमी, औरत, वट वो कंफ्यूज हो जाएगा. वो कहेगा नहीं, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं. ऐसे ही जैसे हाथ है वैसे ही वो बच्चा है. दैट इज लाइक पार्ट ऑफ हर बॉडी. तो वो कनेक्ट हो गया जा करके बायोलॉजिकली. अडॉप्टेड है तो केस अलग है, फिर वो बायोलॉजिकली कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर वो साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो रहा है. जैसे पति पत्नी के केस में बायोलॉजिकली तो कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट साइकोलॉजिकल डेफिनेशन में वो कनेक्ट हो गए हैं, इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे की मैं की डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहे हैं. और जितना ज़्यादा हो रहे हैं उतना ही हम कह सकते हैं प्यार है. तो ये हमने डिस्कस किया फैमिली वाले एस्पेक्ट को. दूसरा आपने क्या बोला था? द लव दैट यू हैव फॉर योर फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड प्लेटोनिक लव. ये बहुत कॉमन लाइन है कि फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट यू चूज फॉर योरसेल्फ. आपको पहले से वो मिला नहीं है, आपने डिसाइड किया कि मुझे इस इंसान का रिश्ता रखना है. सो वो दैट इज़ अ चोजन लव. आपको बेनिफिट है उस चीज़ से, उस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होता ही है, तभी पीपल मेंटेन इट. बट एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ वो भी होता है कि ठीक है. अब बहुत बार आपने बच्चों को या ऐसे सुना होगा कि वो ना फ्रेंड्स को भी भाई बोलने में बुलाते हैं या कुछ ऐसे, मतलब बोलने का तरीका ही ऐसा होता है कि वो दोस्त करके नहीं बुलाते, वो भाई या ऐसे बहन या इससे किसी बोल के बुलाते हैं. तो वो एक सेंस ऑफ वो आता है कि ठीक है ये मेरा
चोजन है, मतलब ये मैंने फैमिली चूज की है अपने लिए। फ्रेंडशिप एज लव, बेसिकली उसके पीछे क्या मोटिव्स होते हैं? एक होता है इंटीमेसी, कि हम कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जो फैमिली के साथ में नहीं कर सकते। दूसरा, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है। तीसरा, एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप आ जाता है कि वी हैव समबडी टू स्पेंड टाइम विद, स्पेशली जिनकी थॉट प्रोसेस हमारी थॉट प्रोसेस से अलाइन होती है, तभी वो फ्रेंडशिप लंबे टाइम तक सस्टेन होती है। जहाँ पर कोई बायोलॉजिकल एलिमेंट नहीं है एज सच, बट मोर ऑफ साइकोलॉजिकली दोनों को एक दूसरे से कुछ मिल रहा है। वी आर सोशल बींग्स, हम आइसोलेशन में तो वैसे भी नहीं रह सकते। और बाहर में जब आप जाते हैं तो फैमिली हमेशा आपके साथ नहीं जाती, तो आपको कोई ना कोई तो चाहिए। अगर आप अपने घर से दूर पढ़ रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स चाहिए वहाँ पे, कि अगर कुछ होता है या कुछ भी है तो वो हैं, या मुझे अपना दिन ही काटना है तो वो हैं। तो वो चीज़ एक सेंस ऑफ पर्पस भी देती है। आप कभी कभी होता है कि अच्छा वो मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, तो मेनली यही गेन होता है साइकोलॉजी। आई थिंक सबसे बड़ा जो वहाँ से गेन होता है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, वो एक टाइम पास का कहीं ना कहीं एक वो है, एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंडशिप में, राइट? क्योंकि बहुत सारी फ्रेंडशिप्स ऐसी ही होती हैं जहाँ पर ये होता है कि भाई एक मूवी देखने जाना है, अब अकेले तो जाएंगे नहीं, कोई साथ में तो चाहिए मूवी देखने के लिए, या मार्केट जाना है, कहीं घूमना है, फिरना है, टाइम स्पेंड करना है, साथ में मिलना है, बैठना है, उठना है और हंसना है, और वो फिर अपने घर, वो अपने घर। तो एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट एक बॉन्डिंग है जहां पर के एक अच्छा टाइम हम स्पेंड कर पा रहे हैं आपकी लाइफ में जो बाकी के स्ट्रेस हैं वो कहीं तो आप जाकर के रिलीज करेंगे। तो फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी गुड वे की स्टडीज हैव एक्चुअली शोन कि जिनके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, जिनके अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ भी लॉन्गर है, क्योंकि उनका स्ट्रेस निकालने का एक तरीका है। और आई थिंक दैट प्लेज अ मेजर रोल। व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू, यू बिकम मोर रेजिलिएंट। ये हमने दूसरे एस्पेक्ट को कवर कर लिया, दैट इज फ्रेंडशिप वाला जो लव हम जिसकी बात कर रहे हैं। तीसरा कौन सा था? रोमांटिक, इरोस। उसको क्या बोलते हैं? इरोस। सो व्हाट इज रोमांटिक लव? साइकोलॉजी में एक थ्योरी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की दी हुई, द ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। उसमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 तरीके के कंपोनेंट्स बताए हैं लव के, विच इज़ इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। इंटीमेसी ये होता है जब आप किसी से कुछ शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं जो आप सबको नहीं बता सकते। वो तो फ्रेंडशिप में भी होता है। इंटीमेसी इज देयर, बट अ पार्ट ऑफ लव इज फ्रेंडशिप एज वेल। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब हॉट एंड बॉदर्ड नहीं होते एक दूसरे को लेके, कि उतना सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता, तो फ्रेंडशिप में वो भी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, काइंड ऑफ फ्रेंडशिप ही रहती है। सेकेंड इज पैशन। पैशन इज द बेसिस ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप। इट्स अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टू द अदर पर्सन। द थर्ड इज कमिटमेंट, कि मैं कमिट कर रहा हूँ कि मैं इस इंसान के साथ रहूँगा। बिकॉज अगर पॉलीगैमी रहेगी तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बॉडी को भी होती हैं, इससे मोनोगमी रहने के लिए कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंटीमेसी और कमिटमेंट होती है तो उसे कंपैशनेट लव कहते हैं, जब पैशन नहीं होता। यूजुअली आप एल्डरली कपल्स में देखेंगे कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते, बट उनके बीच में प्यार होता है, तो वो कंपैशनेट लव रहता है। और ये हमने अरेंज मैरिजेस में भी बहुत देखा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, जब इंटीमेसी और पैशन रहता है और कमिटमेंट, तीनों चीज़ें रहती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एक आइडियल कपल में, यंग कपल में, उसे कंज्यूमेट लव कहते हैं। ये काफ़ी रेयर होता है, बट यही आइडियल टाइप ऑफ लव होता है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी सेक्सुअल अट्रैक्शन है और आप कमिटेड हैं उस इंसान के साथ, कोई किसी पे चीट नहीं कर रहा। तो ये कंज्यूमेट लव में आ जाता है, जिसे आइडियल टाइप ऑफ लव माना गया है, जिसको रोमांटिक लव भी बोल सकते हैं। रोमांटिक लव के काफ़ी तरीके हैं, बट ये आइडियल टाइप ऑफ रोमांटिक लव है जिसमें तीनों चीज़ें हैं। अगर हम इन तीनों चीज़ों को एक एक करके डिफाइन करें, वन इज़ इंटीमेसी, यानी कि क्या कि एक ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक ऐसी ट्यूनिंग होनी चाहिए कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहें। इसलिए नहीं कि टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि कमिटमेंट हो चुका है, शादी हो गई है तो अब तो करना ही पड़ेगा, अब हम चाहें चाहे ना चाहें। इसलिए कि हम एक्चुअल में इंजॉय करते हैं उस पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करने में, बातें शेयर करने में, बातें सुनने में, बातें बोलने में। उसका जो पहला पिलर हो गया वो एक फ्रेंडशिप हो गया, कि अगर फ्रेंडशिप ही नहीं है, दोनों की आपस में दोस्ती ही नहीं है और सेक्सुअल अट्रैक्शन है और कमिटमेंट है, तो उसका कोई वो नहीं है। जैसे टिपिकली हॉलीवुड में देखते हैं कि भाई लास वेगास में किसी की शादी हुई और अगले दिन सब भूल भाल गए, क्योंकि कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो फाउंडेशन हो गई वो तो फ्रेंडशिप हो गई ना। आपने बहुत बार देखा होगा कि दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेंड्स हैं, फिर दे फॉल इन लव,
That also happens because इतनी ज़्यादा sharing, इतनी ज़्यादा intimacy है that you understand the person. And when you understand the person, there might be a time that you accept everything about them, good and bad. Moreover, the other person is familiar also ना, Yeah. क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं साइकोलॉजी में जहाँ पर कि ये निकल करके आया है कि जो फेमिलियर होते हैं, मतलब जो एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ पर एक रोमांटिक रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो वो जो टिपिकल बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है बट बहुत रेयर होता है. इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्या होता है जहाँ पर फैमिलियर होते हैं और कुछ कॉमन कुछ ग्राउंड होता है जहाँ पर कि एक दूसरे से कुछ शेयर कर सकते हैं. इसीलिए हम देखेंगे ज़्यादातर क्या होता है कि डॉक्टर्स की आपस में शादी हो जाती है और बहुत अच्छी बनती है. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं. तो हम कह सकते हैं कि रोमांटिक लव की अगर बात करी जाए, उसकी अगर डेप्थ में जाया जाए, तो उसका जो पहला पिलर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज़ फ्रेंडशिप. एक जेन्युइन फ्रेंडशिप फॉर ईच अदर, जहाँ पर कि हमको उसके साथ में टाइम स्पेंड करके भी अच्छा लगे. ये नहीं कि फ्रेंड्स हमारे कोई और हैं और कमिटमेंट किसी और के साथ में है, तो गड़बड़ हो गई ना. ये जिसके साथ कमिटमेंट, उसके साथ कम से कम फ्रेंडशिप होनी ज़रूरी है. राइट, कि जिसके साथ में कमिटमेंट है उसके साथ में कम से कम फ्रेंडशिप होनी तो बहुत ज़रूरी है. तो ये एक एस्पेक्ट आ गया. दूसरा एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो वो है अट्रैक्शन. Your अब passion. अट्रैक्शन में अट्रैक्शन बोले उसको पैशन बोले, उसमें लुक्स का क्या रोल है? लुक्स का काफ़ी रोल है. आपने हैलो इफ़ेक्ट के बारे में शायद सुना होगा. हैलो इफ़ेक्ट ये होता है कि जैसे आप देखने में हैं, अगर आप देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो हैलो इफ़ेक्ट ये शो करता है कि सामने वाला आपको परसीव ऐसे करेगा कि अगर आप देखने में अच्छे हैं तो आप इंटेलिजेंट भी हैं, आप सोशल भी हैं, आप हैप्पी गो लकी भी हैं, बहुत ही आप बबली चार्मिंग किस्म के इंसान हैं. तो वो एक हैलो इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया आपके लुक्स की वजह से. अब मुझे ऐसा लगेगा कि अच्छा आप देखने में बहुत अच्छे हैं, तो maybe I should talk to you, maybe I should know कि how well you're well versed with education or maybe in your field, maybe आप क्या कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. maybe that is not true, but that is how I'm perceiving you. एक परसेप्शन है बेसिकली. परसेप्शन है. क्योंकि लुक वाइज कोई अच्छा होने का मतलब क्या, कि जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं टिपिकली कि भाई वो उस हीरो के जैसा लगता है या उस एक्ट्रेस की जैसी लगती है, तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट ही होगी ना, इसका मतलब वो सक्सेसफुल ही होगी ना, इसका मतलब ये, इसका मतलब वो. तो हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं वहाँ से, फिर हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में चलने लग जाता है. अगर आप ज़्यादा हंसते हैं, हाँ. अगर आप हमेशा स्माइल करते हैं, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि ये इंसान खुश रहता है, और हमेशा एक खुश दिखने वाला इंसान अट्रैक्टिव होता है. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आप खुश रहते हैं तो आपके आसपास लोग आना चाहेंगे, रहना चाहेंगे. वो सारा हैलो इफेक्ट में आता है. आप खुश हो ना हो, आप बस स्माइल कर रहे हो, तो आप अट्रैक्टिव हो गए अपने आप ही. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. जैसे कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करती है. अगर किसी से भी पूछा जाए कि भाई आपके लिए एक आइडल लाइफ पार्टनर का मतलब क्या, अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें लुक्स आई थिंक एंड में आएगा. सबसे ऊपर वो क्या रखेंगे, इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, वो अच्छा वेल बिहेव्ड होना चाहिए. ये हो गया जैसा कि वो बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में जो कर रहे हैं, अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए, और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं साइकोलॉजी की फील्ड में भी, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लुक्स सबसे बड़ा रोल आ जाता है. अब लुक्स की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि लुक्स की भी डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है. हम क्या कह सकते हैं कि ये इंसान गुड लुकिंग है या बैड लुकिंग है. किसी के लिए वही गुड लुकिंग है, किसी के लिए बैड लुकिंग है. और क्या लुक्स में वे ऑफ ड्रेसिंग भी आ गया, वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी आ गया, सब कुछ आ गया, या लुक्स की कोई ऐसी कोई डेफिनेशन है कि हम कहते हैं कि ये गुड लुकिंग है, ऐसा कुछ होता है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो? आई थिंक जो गुड लुकिंग के लिए बात हो रही है उसमें होता है सिमेट्रिकल फीचर्स. आपके फीचर्स कितने सिमेट्रिकल हैं. इसके अलावा आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं. क्या आप शर्ट को आयरन करके पहनते हैं, ऐसे ही पहनते हैं? क्या आप हमेशा ही टी शर्ट और निक्कर में रहते हैं, या फिर टी शर्ट और पैंट्स ढंग से डालते हैं? आप शूज़ आपके पॉलिश्ड हैं या उन पर धूल है? Even if you're taking a bath or not makes a difference. How you're smelling makes a difference. So all these factors, including how well you represent yourself. सो बेसिकली प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग हो गई एक तरीके से, बिल्कुल. कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कैसा है, प्लस मोर इम्पोर्टेंट इज पैकेजिंग. अगर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो And how you speaking. ओवरऑल हाउ यू स्पीक, हाउ यू स्मेल, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू कम्युनिकेट, Yeah. how you behave, all the other things put together is what we are saying as looks. Yeah, and attractive basically. जिसके बेस पे अट्रैक्शन होता है. क्योंकि लुक ही तो है ना, एक लुक है बेसिकली जिसके बेस पे एक परसेप्शन फॉर्म हो जाता है, एक हेलो इफेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, और इमीडिएटली हमारे माइंड में एक इंप्रेशन बन जाता है सामने वाले के लिए.
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ गुरु, तो माइंड में क्या आता है एकदम से? तो ट्रेडिशनल ड्रेस हो उनकी। राइट, कोई ऐसी ड्रेस होनी चाहिए जो कि ट्रेडिशनल हो, ये हो, लंबी सी दाढ़ी हो और एक ऐसी लुक हो जो बिल्कुल ही एक गुरुजी वाली एक टिपिकल लुक होती है। अब चाहे वो एक्चुअल में गुरुजी ना हो, लेकिन उस वे ऑफ ड्रेसिंग की वजह से वो जो फर्स्ट इंप्रेशन एकदम से क्रिएट होगा, चाहे उसको आपने पर्सनली देखा या वीडियो में देखा या कहीं फोटो देखी, तो एकदम से आपके माइंड में आएगा कि अरे ये तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए इंसान है, ये गुरु है। इसी तरह से जो लुक्स की जो बात है वो क्या है? वे ऑफ ड्रेसिंग, जैसे वो स्मेल कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जैसे हंस रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं, वो सब कुछ मिला करके, उनका हेयर स्टाइल कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, सारा कुछ मिला करके उसको हम लुक्स कह सकते हैं, जिसके बेस पर एक इंप्रेशन फॉर्म होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक रिलेशनशिप का, अगर हम लव की बात करें तो। अगर आप अपने पार्टनर से अट्रैक्टेड नहीं है तो आप कहीं और अट्रैक्शन आपकी चली जाएगी। व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर आप अपने पार्टनर से अट्रैक्टेड नहीं है तो आपकी अट्रैक्शन कहीं और चली जाएगी। तो उस अट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई थिंक पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो एक इसका नेक्स्ट पार्ट है सेल्फ लव। जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो फिर वो होता है कि आप अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए कोई नया स्किल सीख रहे हैं, आप अपने आप को वेल ग्रूम्ड रख रहे हैं, और आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप वो कर रहे हैं या नहीं, अपनों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से दैट कि सेल्फ लव का मतलब हो गया कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए या अपने माइंड को सॉर्टेड रखने के लिए या अपने आप को सेन रखने के लिए इस ऐसे दुनिया में जो कि एक्चुअल में इनसेन है, अगर चारों तरफ हम न्यूज़ को देखें और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको देखें, तो अपने आप को आप हेल्दी रखने के लिए फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली आप क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा कि अब तो शादी हो गई, अब क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दिया अपने आप को, जो कि बहुत और बार होता फिजिकली है। भी हम अनअट्रैक्टिव होते चले जा रहे हैं, ना अपना ध्यान रख रहे हैं, ना ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपनी केयर कर रहे हैं, ना अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं, ना अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं, ना माइंड की केयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम दुखी हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाला हमारी तरफ अट्रैक्टेड क्यों नहीं है। अरे जब तक हम हंसेंगे नहीं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम हंसते हैं तो हम अपने आप ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि हम खुश हैं, और हर कोई एक खुश इंसान के साथ जुड़ना चाहता है। तो अट्रैक्शन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हैं, पैशन सिर्फ वहां से नहीं आता है, पैशन यहां से भी आता है कि क्या आप हंस रहे हो और क्या आप नकली हंस रहे हो या एक्चुअल में हंस रहे हो। तो इफ यू आर स्माइलिंग फ्रॉम विद इन, यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, बिकॉज यू आर ग्रोइंग एंड बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज यू लव योर बॉडी, बिकॉज यू लव योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, बिकॉज यू लव योर स्टेट ऑफ माइंड, और आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हो, तो आप अपने आप ही और अट्रैक्टिव होते चले जा रहे हो। तो अट्रैक्शन की डेफिनेशन को भी हमने बड़ा कर दिया। जैसे लोग टिपिकली समझते हैं अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि एब्स बने हुए हैं बहुत अच्छे, पर शक्ल ऐसी बनाई हुई है कि जैसे कोई मर गया है, तो उसके पास कौन आना चाहेगा? बिकॉज वो शक्ल पे दिखता है। अगर आप दुखी हैं तो वो आपकी शक्ल पे दिखेगा, अगर आप खुश हैं तो वो भी आपकी शक्ल पे दिखेगा। बहुत बार क्या होता है, एक बार शादी हो जाती है, फिर वुमेन गेट प्रेग्नेंट, उसके बाद दे लेट देयर बॉडीज लूज, दे लाइक ठीक है, इवन मैंने इनफैक्ट लाइक अब शादी हो गई है, नाउ आई कैन ईट, अब पेट आ रहा है, कोई बात नहीं है। सो दैट अट्रैक्शन जस्ट गोज़ अवे। बट बहुत इंडियन कपल्स में भी मैंने ऐसा देखा है कि दैट अट्रैक्शन गोज़ अवे। या तो एक पार्टनर में अगर है वो अपने आप को फिट और मेंटेन रख रहा है तो उसका अट्रैक्शन कहीं और शिफ्ट हो जाता है, और अगर शिफ्ट नहीं हुआ है तो आपस में अट्रैक्शन कम हो जाता है, फिर या तो झगड़े बढ़ते हैं या वो डिवोर्स में भी रिजल्ट कर सकता है। तो लोग मेंटेन ही नहीं करना चाहते कि हम अपने आप को कैसे रखें, या फिर अगर साथ में रहते भी हैं तो वो रिलेशनशिप को हम लव नहीं कह सकते, दैट इज़ मोर ऑफ अ ट्रांजेक्शन कि जहाँ पर शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब साथ में रहना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर रीजंस। उसको हम लव नहीं कह सकते। व्हाट यू आर सेइंग इज कि लव तब है जब फ्रेंडशिप भी चलती ही चली जा रही है और टाइम के साथ साथ आइडियली बढ़ती चली जा रही है, बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती चली जा रही है। पैशन टाइम के साथ साथ या तो बढ़ रहा है या फिर सस्टेन्ड है, हाँ मिनिमम। या फिर अगर एक चीज़ मोनोटोनस हो गई है, सब कुछ बोरिंग हो गया है, तो फिर हमने कुछ नया किया, वापस से एक स्पार्क आया, वापस से सब कुछ ठीक हुआ। तो हमको तीनों ही जगह पे एफर्ट करना पड़ेगा। ये बेसिकली एक तरह का एक पौधा है जिसको हम रोज़ पानी दे रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको बड़ा होते हुए देख रहे हैं। ये कोई डेड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई प्लास्टिक की चीज़ नहीं है कि जिसको ले जा करके हमने रख दिया और बोल दिया कि लव है जी। मतलब लव इज नॉट एन इवेंट इन टाइम जैसे लोग समझते हैं, प्यार हो गया। Exactly. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्यार तो होता रहता है, क्योंकि ये जो फ्रेंडशिप है ये बढ़ती रहती है, फ्रेंडशिप चलती रहती है, पैशन चलता रहता है,
राइट नहीं तो वो पैशन मर जाता है अगर हम पैशन के ऊपर काम करना बंद कर बंद देते कर हैं, देते जिसका हैं, कनेक्शन है सेल्फ लव से। या और तीसरा है कमिटमेंट, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कमिटमेंट दोनों में से कोई भी एक तोड़ता है, फिर उसके बाद में अगर वो अलग हो जाते हैं तब तो बात ही खत्म, डिवोर्स हो जाता है तो। बट अगर साथ भी रहते हैं तो पैशन खत्म हो जाता है, और जो भी अच्छी फीलिंग्स थी उसकी जगह एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज वो सब ले लेता है। तो ऐसी रिलेशनशिप अगेन किसी काम की नहीं है। तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक लव को एक होलिस्टिक एक लव बनाने के लिए, एक कंज्यूमेट प्रॉपर एक कंज्यूमेट लव बनाने के लिए। तो अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करूं, बिकॉज आप सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, आप बेसिकली एक फीमेल हो पहले, तो एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझने की कोशिश करूं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आती हैं? आई एम श्योर वो लोग जो अभी देख रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि ऐसा क्या आपके माइंड में चलता है फॉर एन आइडल लाइफ पार्टनर जिसके भी बारे में आप सोचते हैं। मेरे दिमाग में ये आता है कि वो इंसान खुद में खुश होना चाहिए, वो जो कर रहा है अपने करियर में उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, ग्रो करने की कोशिश करना चाहिए, और हमेशा कुछ नया सोचने का, सपोर्टिव होने का, और हमेशा कॉन्शियस एफर्ट उसका भी रहे कि हम रिलेशनशिप मेंटेन करें, बिकॉज आई फील दैट अ कॉन्शियस एफर्ट इज़ ऑलवेज नीडेड। दोनों इंसान अगर अपने में खुश हैं तो वो साथ में एक खुशनुमा माहौल बनाएंगे, अगर दोनों दुखी हैं तो वो दुख वाला। एक आइडियल लाइफ पार्टनर इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट्स जस्ट अ थिंग, बट वी हैव दिस थिंग कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसे प्रायोरिटाइज करें। मेरे लिए उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक हेल्दी पार्टनर चाहिए, बिकॉज अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो हैप्पी नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। व्हाट यू आर सेइंग इज चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, बट अगर वो हेल्दी नहीं है तो यू डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद सच अ पर्सन। नो, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो भी लोग देख रहे हैं अभी उन लोगों के लिए, क्योंकि लड़कों के माइंड में नॉर्मली यही परसेप्शन होता है, स्पेशली जो यंग एज के होते हैं, कि भाई अगर हम पैसा कमा लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि और भी चीज़ें देखी जाती हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप फाइनेंशियली या अपने करियर में कितने सक्सेसफुल हो, बल्कि आप कितने खुश हो एक्चुअल में अंदर से, सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए नहीं। एक्चुअल में अंदर से ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हेल्थ वाइज आप कैसे हो, ये सब चीज़ें देखी जाती है। बिकॉज एक अगर आपके पास पैसा है बट आप हेल्दी नहीं हैं तो आप काफ़ी इरिटेटेड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, फिर वो आप अपने पार्टनर पे निकालेंगे। तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि कोशिश कर रहा हो खुद पर काम करने की, कॉन्स्टेंटली ग्रो करने की, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, और खुश रहने की कोशिश कर रहा हो। खुश रहने का मतलब क्या? अपनी अंडरस्टैंडिंग को लाइफ को लेकर के ठीक करता चला जा रहा हो, जिससे कि वो और ग्राउंडेड हो रहा हो, और वो एक्चुअल में देख पाए और समझ पाए कि एक्चुअल में लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ये हमारा एक और पॉइंट कवर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा था? सेल्फ लव, तो वो हमने ऑलरेडी टच कर लिया Yeah. है। उसके बाद कौन सा था? द लव फॉर योर गेस्ट्स। वो इंडिया में बड़ा ऑब्वियस है, वो हमको कुछ भी बात करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि मेहमान जो होता है वो भगवान का रूप होता है एंड ऑल दैट। लास्ट कौन सा है? द लव फॉर मैनकाइंड, एगेप, जिसको आप डिवाइन लव कह रहे थे। डिवाइन लव। उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, व्हाट इज डिवाइन लव? डिवाइन लव हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो लव सेल्फलेस है। मतलब मैं अगर आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो मैं ये बिना सोचे करूँ कि आप मेरे लिए वो चीज़ या कुछ सिमिलर चीज़ करेंगे वापस। वो बस मैंने करा, ये बिना सोचे कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। बट ये पॉसिबल कैसे है? थियोरेटिकली तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, बट प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये- आप जो भी करते हो उसमें कोई ना कोई आपका मोटिव होता है। आप अपने किसी ना किसी डिज़ायर के साथ में, या किसी ना किसी ग्रुप के साथ में, किसी ना किसी आइडिया के साथ में, किसी ना किसी आइडियोलॉजी के साथ में, किसी ना किसी रिलीजन के साथ में, किसी ना किसी थॉट के साथ में आइडेंटिफाइड हो, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक्ट कर रहे हो। यू आर ऑलवेज एक्टिंग आउट ऑफ डिज़ायर और फियर। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम सेल्फलेसली एक्ट करें, जिसकी आप बात करें हाईएस्ट लेवल ऑफ लव? दैट इज़ द रेयरेस्ट काइंड ऑफ लव। बट अगर छोटी छोटी चीज़ों में इसको देखा जाए तो अगर आप कुछ गरीब बच्चों को खाना ही खिला देते हैं एक बार का, तो क्या वो उस पर नहीं कंसिडर हो सकता? क्या हम किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाते हैं, या एक्चुअल में जैसे हम रेड लाइट पे रुके और कोई भिखारी आया मांगने के लिए, उसको हमने पैसा दिया, तो क्या हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमको एक्चुअल में उसकी पड़ी है, या फिर इसलिए देते हैं क्योंकि वो दे करके हमको अच्छा लगता है, वी फील गुड अबाउट इट? देयर इज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि हाँ मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। राइट, मैं उसको दे रहा हूँ, मैं तो और स्ट्रांग हो गया। वो सेल्फलेस कैसे है? वो तो फुल ऑफ सेल्फ है। इंसान और भगवान में शायद यही एक डिफरेंस है कि आप कुछ ना कुछ उसके बदले में
एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ही क्यों ना, एक साइकोलॉजिकल ही क्यों ना हो कि ठीक है मैं इतना कर सकती हूँ या मैं इतना कर सकता हूँ, वही चीज़ शायद डिफरेंस है इंसान और भगवान में होने का। और इसीलिए वो जो सेल्फलेसनेस वाली बात हुई वो ये है कि उसके वो इंसान मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं इंसान और भगवान के बीच में यही डिफरेंस है। भगवान मतलब क्या, भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है आपके माइंड में? अगर यूनिवर्स की बात किया जाए जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे दिमाग में आता है कि देयर इज़ एन हायर पावर जो कि सब चीज़ों को एक जगह पे रखे हुए है, पूरे सिस्टम को। बिकॉज इतने प्लैनेट्स हैं, इतने लोग हैं, इतना ये है वो है, काफ़ी केओस हो सकता था, बट वो अपनी जगह पर है। तो कुछ तो है फोर्स जो मेंटेन करके रखे हुए उसे। फॉर मी द काइंड ऑफ पावर दैट यूनिवर्स हैज़ इज़ गॉड। भगवान का जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है वो है कि बेसिकली एक यूनिवर्स में एक एनर्जी है जिसकी वजह से पूरा का पूरा बैलेंस क्रिएट हुआ पड़ा है। और जब भी हम इस बैलेंस के बारे में सोचते हैं हम सिर्फ प्रिजर्वेशन के बारे में सोचते हैं कि जिसने सब कुछ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हम कभी भी डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिजर्वेशन। कल को अगर ये प्लैनेट मिट जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तब हम ये नहीं कहते कि भगवान ने किया है। लॉजिकली क्या होना चाहिए कि या तो सब कुछ ही वहाँ से हो रहा है, सब कुछ ही अपने आप हो रहा है उस एनर्जी के थ्रू। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एनर्जी कुछ कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल। अगर कुछ वो कर रही है और कुछ कोई और कर रहा है तो वो और कौन कर रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। बट एनी हाउ, अभी उस कॉन्सेप्ट को हम साइड में रखते हैं, अभी अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज वी वर टॉकिंग अबाउट डिवाइन लव। तो डिवाइन लव क्या है? क्या इसको कभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आई थिंक वी कैन ट्राई। यू आर सेइंग वी विल ट्राई, हु विल ट्राई? एंड इफ समबडी इज ट्राइंग तो एक सेल्फ आ गया ना, तो सेल्फलेस कैसे हुआ? और सेल्फलेस नहीं हुआ तो डिवाइन कैसे हुआ? बिकॉज इस यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है वो सेल्फलेस है, दैट इज फॉर श्योर। उसके लिए हमको थोड़ी सी इंटेलिजेंस चाहिए, हम देख सकते हैं। एक बिल्ली ने चूहे को खाया तो वहां पर कोई सेल्फ नहीं है जो बैठ करके सोच रहा है कि ये करना सही है गलत है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए वो हो जाता है। देयर इज नो सेल्फ हु इज जजिंग इट, जजिंग द एक्शंस व्हिच इज गोइंग ऑन इन दिस यूनिवर्स। देयर इज नोबडी हु इज कंट्रोलिंग इट फॉर दैट मैटर। जैसे हम कंट्रोल करते हैं अपनी लाइफ को, ऐसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। कंट्रोल अपने आप हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर। तो अगर सर आपको डिफाइन करना हो कि इस टाइप का लव कहाँ देखने को मिलता है या कहाँ है, तो फिर आप क्या कहेंगे? उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ को देखना पड़ेगा। क्योंकि सेल्फलेस लव का मतलब क्या है? सेल्फलेस, यानी इस सेल्फ के सच को हमको देखना पड़ेगा कि सेल्फ क्या है और सेल्फ एक्चुअल में है भी या नहीं है। जो हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी ईगो के बारे में, सेल्फ एज अ सेपरेट सेल्फ, कि ये जो सेपरेट सेल्फ जो हमारे माइंड में है एज अ थॉट जस्ट फॉर अ नेम सेक, कि एक्चुअल में भी कहीं एग्जिस्ट करता है? क्या हम एक्चुअल में इस पूरे यूनिवर्स से अलग हैं? क्या हम औरों से अलग हैं? अपीयरेंस वाइज तो यस अलग है। जैसे अपीयरेंस वाइज एक नदी में एक लहर है, एक बुलबुला है, एक छोटा बुलबुला, एक बड़ा बुलबुला है, देखने में अलग है, बट एक्चुअल में तो पानी है ना। सेम एनर्जी है सबकी। एनर्जी भी अगर हम वर्ड यहाँ पे ना लगाएं तो पानी सेम ही हो गया ना, सेम ही है। जो मटेरियल है दोनों का या जितने भी हैं उसमें इन्फिनिट है, इन्फिनिट फॉर्म्स है। उन सब फॉर्म्स का जो मटेरियल है वो तो फॉर्मलेस एक ही हो गया ना, दैट इज वाटर। वो खुद फॉर्मलेस है इसलिए कोई भी फॉर्म ले सकता है। वाटर की अपनी कोई फॉर्म नहीं है ना। सो अगर इस सेल्फ के सच को हम देख लेते हैं और अगर साथ साथ में कोई ऐसे मटेरियल को हम देख लेते हैं, देखना मतलब आंखों से देखना नहीं, एक्सपीरियंशियली, अगर हम इस पूरे यूनिवर्स के एसेंस को एक्सपीरियंशियली देख लेते हैं और इस मैं के सच को देख लेते हैं कि मैं जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरे एक्शंस, मेरा ये मेरा वो, और एक्शंस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, आउटकम, अच्छा बुरा, ये वो, व्हाटएवर, गुड बैड, उस सब का सेंटर पॉइंट क्या है? सेल्फ, मी। उसके हम सच को देख लेते हैं और हमें दिख जाता है क्लियरली कि वो है ही नहीं, वो झूठ है। तो अगर वो झूठ है तो सच क्या है? फिर जो सच है उसको भी हम देख लेते हैं। सच मतलब क्या? जो बदलता नहीं है, जो मिटता नहीं है, जो आता जाता नहीं है, विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जो टाइम में नहीं है। इस यूनिवर्स में सब कुछ टाइम में है, बनता है, मिट जाता है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस बॉडी। एवरीथिंग इज इन टाइम एंड स्पेस, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, दिस एंड दैट, एवरीथिंग। तो सब कुछ टाइम में है, ये प्लैनेट भी टाइम में है। तो क्या कुछ ऐसा है जो टाइम के बियॉन्ड है?
स्पेस के बियॉन्ड है। तो अगर हम उसको एक्सपीरियंशियली देख सकें और हम समझ सकें कि जो मैं जिसको भी मैं समझता था या दुनिया जिसको भी मैं समझती है वो अपने आप में झूठ है और सच कुछ और ही है, उस सच को हम देख लेते हैं। दैट इज द बिगनिंग ऑफ सेल्फलेस लव, दैट इज द बिगनिंग ऑफ डिवाइन लव। क्योंकि अब कोई सेपरेट सेल्फ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो किसको क्या चाहिए? जब तक है तब तक तो चाहिए, तब तक वो जो सेल्फ है ना वो अपने आप में एक वॉइड है, वो खाली है अपने आप में। इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट। उसको इंसान भरने की कोशिश करता रहेगा अलग अलग तरीकों से। कोई अच्छा काम करके करेगा, कोई बुरा काम करके करेगा। अलग अलग तरीके हैं लोगों के अपने उस सेल्फ को फुलफिल करने के लिए, जो कभी फुलफिल होता ही नहीं है मरते दम तक। किसी को भी देख लो जा करके। तो सर यही डिफरेंस नहीं, एक इंसान और एक इंसान से जो अलग ताकत है उसके बीच में? आप कह रहे हो इंसान और एक अलग ताकत, क्या वो जो अलग ताकत है वो क्या है और ये इंसान क्या है? मैं उसी की तो बात कर रहा हूं। जिसको आप इंसान कह रहे हो वो क्या है? मी, सेल्फ। मैं क्या कह रहा हूं वो झूठ है। और आप जिसकी बात कर रहे हो एक अलग ताकत, जिसको आप नाम दे रहे हो भगवान, मैं क्या कह रहा हूं? आप ही भगवान हो। अब क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा मैं भगवान हूं आप इंसान हो ना, आप भगवान हो। देख लो इस सच को, अभी देखना है अभी देख लो, इट्स अ फैक्ट। और भगवान के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। सिर्फ आप भगवान नहीं हो। अब ये मत समझ लेना कि मैं भगवान हूं तो मैं ये हूं मैं वो हूं ना, सब भगवान है। लिविंग नॉन लिविंग, मेल फीमेल, यानी दो नहीं है। हमारा माइंड ऐसे ही सोचता है दो है। जब तक दो हैं प्यार कैसे हो सकता है? जब हमने सच को देख लिया एक्चुअल में दो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण, ये दो है ही नहीं, एक ही है। दिस इज वन, पॉजिटिव नेगेटिव। एक बैटरी में होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये दो हैं? एक को निकाल सकते हो? एक सिक्के में से हेड और टेल को निकाल सकते हो? पॉसिबल नहीं है। कॉन्शियसनेस को और क्या कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को अलग अलग कर सकते हो? कोई तरीका है? विदाउट द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर इज कॉन्शियसनेस? विदाउट कॉन्शियसनेस वेयर इज दिस यूनिवर्स? सोचो यूनिवर्स तो हो लेकिन कॉन्शियसनेस ना हो। कॉन्शियसनेस मतलब अभी आप मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, आपको सेंसेशंस हो रही हैं, आप उसको फील कर रहे हो, दिस इज कॉन्शियसनेस। सो एक है ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक है कॉन्शियसनेस। ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। रहते हैं तो दोनों रहते हैं, नहीं तो एक भी नहीं रहता है। अगर इस सच को हम देख लेते हैं, दिस इज लव। फिर जब हमारी ऐसी नज़र हो जाती है, उसके बाद हम किसी के साथ रिलेशनशिप में भी जाते हैं और उसको इस नज़र से देखते हैं, तो अब हम उसको ऐसे नहीं देखते कि ये मैं हूँ वो तू है। वो भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ। अब वहाँ पर भी डिवाइन लव आ गया है। मतलब जो नीचे की आपने 5 कैटेगरीज बताई थी, उन सब कैटेगरीज में ये जो हाईएस्ट कैटेगरी जिसकी आप बात कर रहे हो, डिवाइन लव, इट हैज़ टेकन ओवर एवरीथिंग। मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इसमें फैमिली भी आ गई, फ्रेंडशिप भी आ गई, रोमांटिक लव भी आ गया, सेल्फ लव भी आ गया, सब कुछ आ गया। क्योंकि सब कुछ सेल्फ में ही आ गया। और सेल्फ से प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार होता है। सेल्फ लव इज चॉइसलेस। तो जब हमारा ये सेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ मिट जाता है तो वी बिकम वन विद द होल। और फिर हमें एक्चुअल में समझ आता है कि लाइफ है क्या, और लाइफ के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? डेथ, जिसको हम अलग अलग समझते हैं। अलग नहीं है, अगेन सिक्के के दो पहलू हैं। लाइफ क्या है, डेथ क्या है, टाइम क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। बट ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो मे बी इसको नेक्स्ट एपिसोड में टच करते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट। क्योंकि बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो लेट्स फिगर इट आउट कि साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट मोमेंट होता क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीक।